हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे हुंडई आईपीओ के बारे में, जो कि इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ है इन टर्म्स ऑफ साइज। लेकिन अगर आप बात करें, क्या इसमें हमें लिस्टिंग गेन होगा, क्या इंडस्ट्री में आगे जाके ग्रोथ होनी है, क्या हमें लगता है इस आईपीओ के बारे में, इन सब चीजों पे आज डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपको उससे पहले इनका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। 27,500 करोड़ का ये आईपीओ है, और इससे पहले भी जो भी इतने बड़े बड़े आईपीओ आए हैं उनमें क्या हुआ है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। जो पिछले बड़े बड़े आईपीओ आए थे, जो मुझे नाम याद आ रहे हैं, एलआईसी, कोल इंडिया और पेटीएम। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा इन आईपीओ की जब लिस्टिंग हुई उनके बाद इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही थी। सबसे पहले मैं एलआईसी का अगर चार्ट देखूं तो टॉप से लगभग लगभग 40% ये गिरा था लिस्टिंग के बाद। मतलब निवेशकों का बहुत बुरा हाल हुआ था, कोई खास रिटर्न बने नहीं थे काफी महीनों तक। और आज भी मैं देखूं तो टॉप से, मतलब जहां पे लिस्ट हुआ था उससे के हिसाब से कोई खास रिटर्न इसने दिए नहीं है। अगर हम पेटीएम की बात करें, पेटीएम के लिए तो आप यही कह सकते हैं, भाई पेटीएम मत करो, क्योंकि ऐसा ऐसा कंपनी ने वेल्थ डिस्ट्रॉय करी है इन्वेस्टर्स की। और उसके बाद लगभग 80% की नीचे डाउनफॉल हुई है। उसके बाद हाँ, थोड़ी बहुत रिकवरी इन दिनों इसकी आ रही है, वो भी विद हाई वॉल्यूम्स। बट इस टाइम जब वो लिस्टिंग के बाद वो आया था मार्केट में, उसके बाद इसने निवेशकों की हालत बहुत खराब करी थी। और उसके बाद मैं कोल इंडिया की अगर बात करूं, अगर कोल इंडिया की आप परफॉर्मेंस देखोगे ना, लिस्टिंग के बाद कोई खास परफॉर्मेंस इसकी भी नहीं थी। मतलब ये पता लग रहा है, जब बहुत बड़े साइज के आईपीओ इस मार्केट को हिट करते हैं, उसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं। रिस्क जैसे कि मार्केट सेंटीमेंट्स को ये बिगाड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा लिक्विडिटी होती है जो मार्केट से निकलती है, सेकेंडरी मार्केट से निकलती है और प्राइमरी मार्केट में जाती है। जब सेकेंडरी मार्केट से पैसा निकलेगा तो ओवरऑल मार्केट पे प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से चांसेस होते हैं कि ऐसे बड़े बड़े आईपीओ की लिस्टिंग खराब हो जाए। अब इंट्रोडक्शन पे मैं आ जाऊं, कंपनी क्या करती क्या है। कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स में है। मतलब इनके जो पोर्टफोलियो में अभी 13 पैसेंजर व्हीकल्स हैं अक्रॉस सिडान्स, हैचबैक्स, एसयूवी एंड बैटरी ईवीज। अभी ओईएम क्या होता है? ओईएम का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी कि अपने ट्रांसमिशंस बनाते हैं, अपने इंजन बनाते हैं। और ये दुनिया में तीसरे नंबर पे हैं सेल के मामले में, एज पर फाइनेंशियल ईयर 23। और अगर मैं बात करूं इंडिया में, 2009 से ये कंपनी नंबर 3 पर है। मतलब अभी तक कंपनी में मुझे ऐसी कोई कंपनी कमी नहीं दिखी है किसी भी तरीके की। अगर मैं इसके मार्केट शेयर पे बात करूं, इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी कौन सी है? मारुति। लेकिन आप देखेंगे तो मारुति का शेयर लगभग हर साल थोड़ा 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 कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, मारुति का कॉम्पिटिटर कौन है, किसने मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर गेन किया है। जो मुझे इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर लगते हैं, एक तो हुंडई और एक टाटा मोटर्स। अब हुंडई का आईपीओ आ रहा है, इसलिए हम हुंडई पे रहेंगे। हुंडई का अगर आप मार्केट शेयर देखें तो 16.3% से हुआ 17.6, फिर 17.4, फिर 15.7, यानी कि एक टाइम पे इंक्रीजिंग ट्रेंड में था। और फिर धीरे धीरे एक स्टेबल ग्रोथ इसमें है। 14.6% का एक मार्केट शेयर हुंडई के पास है आज की डेट में। लेकिन आपको एक चीज इसमें नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि किया जो है, जो हुंडई की एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है, आपको उसका मार्केट शेयर भी देखना पड़ेगा, जो कि लगातार आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो Hyundai का टोटल मार्केट शेयर कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 20%। 14.6% इसका और लगभग 6% किया का। तो ऑलमोस्ट 20% शेयर किया प्लस Hyundai दोनों का मिला के इस वक्त मार्केट में है। तो इट्स अ फेयर इनफ, इतना मार्केट शेयर अगर है तो अभी तक मुझे इस कंपनी में सब कुछ अच्छा दिख रहा है। अगर मैं अब इंडस्ट्री एनालिसिस पे आ जाऊं, इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ हो सकती है, अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो इंडस्ट्री की उम्मीद है कि ये 6.8% के हिसाब से बढ़ेगी। लेकिन इंडिया में इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया में अभी उस लेवल का इंफ्रा नहीं है। आगे जाके इंफ्रा डेवलप होगा तो इंडिया में भी कार्स की डिमांड आगे आगे बढ़ेगी ही। अगर मैं बात करूं इंडिया की पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगी, जो क्रिसिल की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम 9.4% सीएजीआर की तरफ से बढ़ेगी। मतलब अगर जितना आपकी पर कैपिटा बढ़ेगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, उतनी ही ज्यादा आपकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी। अब जितनी ज्यादा पावर आपकी स्पेंडिंग की बढ़ेगी, उतनी ही आप लायक होंगे कि आप गाड़ी लें। अब एक बेनिफिट और मिलता है इंडिया को, जैसे कि हमको पता है हम एक यंग कंट्री है, तो हमारी एवरेज मीडियन एज आज 28 साल है। तो मतलब 15 से जो 64 का एज ग्रुप है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस भी ज्यादा है। जितना लोग ऑफिस ज्यादा जाएंगे उतनी ज्यादा इन गाड़ियों की डिमांड बढ़ती है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है ये इंडस्ट्री अभी ग्रोइंग फेस में है, और मुझे लगता है आगे भी ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो अभी तक तो सब ठीक है। अब पेनिट्रेशन अगर मैं देखूं, अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे ना, आज इंडिया में 1000 में से सिर्फ 26 लोग ऐसे हैं जिनके पास गाड़ी है। और अगर आप यहीं से यूएस से कंपेयर करेंगे, यूएस में लगभग 1000 में से 594 लोगों के पास गाड़ी है। तो ये
ये चीज़ बता रही है कि इंडिया में अभी कितना ग्रोथ का स्कोप बाकी है। बट अगेन यू कैन नॉट कंपेयर इंडिया विद यूएस, क्योंकि यूएस का इंफ्रा एक नेक्स्ट लेवल पे है, इंडिया का अभी बिल्कुल उस लेवल पर है नहीं। हम उम्मीद करते हैं आगे-आगे उस हिसाब से हमारा इंफ्रा भी डेवलप होगा और गाड़ियों की डिमांड भी आगे जाके डेवलप होनी है। अगर मैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स पर आ जाऊँ, अगर मैं फंडामेंटल्स पर आ जाऊँ तो आपको दिख रहा होगा कि 47,000 करोड़ से बढ़कर इनका रेवेन्यू हो गया 69,000 करोड़ अप्रॉक्सिमेटली। और अगर आप रेवेन्यू की ग्रोथ देखेंगे तो 21% की दर से आगे बढ़ रहा है रेवेन्यू। इट्स फेयर इनफ। और अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो 2,900 करोड़ से हो गया 6,000 करोड़। अगेन प्रॉफिट में भी बहुत बढ़िया जंप है। अगर आप मार्जिन्स को देखेंगे तो मार्जिन्स भी लगातार कंपनी इंप्रूव कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छा है, इवन अच्छे से भी बहुत अच्छा है 62.90। तो अभी तक फंडामेंटली और इंडस्ट्री का जब हमने एनालिसिस किया, हमने पाया इस कंपनी में अभी तक सब कुछ ठीक है। अब क्या-क्या इस कंपनी के साथ रिस्क है? अगर आप रिस्क देखेंगे तो हुंडई कहाँ पीछे रह गया है? हुंडई में अगर आप देखें तो ईवी के मामले में ना हुंडई काफ़ी पीछे है। आज इसका ईवी में सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केट शेयर 2% का है। वहीं अगर आप इसको टाटा मोटर्स से कंपेयर करने जाएँगे तो टाटा मोटर्स ने लगभग 70% हिस्सा अपना अपना टाटा मोटर ने 70% हिस्सा अपना बना रखा है। तो इससे ये पता लग रहा है कि अगर इस कंपनी को आगे जाके डेवलप करना है, तो इसको ईवी में भी अपने आप को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो ये मुझे सबसे बड़ा रिस्क इस कंपनी में लगा है। अब मैं लिटिगेशंस पर आ जाऊँ, कंपनी के ऊपर लगभग 6,200 करोड़ की लिटिगेशन है। जब आपने इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखा था, तो 1 साल का प्रॉफिट था 6,000 करोड़। और कंपनी के ऊपर लिटिगेशन कितनी है? 6,200 करोड़। दिस इज़ वन ऑफ द बिग रिस्क। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब आप किसी आईपीओ को एनालाइज़ करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप उसमें देखें कि उसका प्रमोटर का बैकग्राउंड क्या है? क्या कंपनी के कोई ऊपर लिटिगेशन है, जो कल को जाके कोई सरदर्द ना बने? तो ये एक रिस्क मुझे इसमें नज़र आ रहा है, लिटिगेशन कंपनी के ऊपर है। अगर मैं इसके पीयर कंपैरिज़न के ऊपर आ जाऊँ, जो इंडस्ट्री का पीई है आज की डेट में, वो 26.28 है, और सॉरी 23.57 है, और कंपनी का जो पीई है वो 26.28 है। यानी कि कंपनी ने लिस्टिंग गेन का ज़्यादा स्कोप छोड़ा नहीं है। जो हमारी इंडस्ट्री है या एवरेज पीई है, उससे काफ़ी ऊपर ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ, अगेन रेवेन्यू के मामले में भी हुंडई मोटर्स इतनी आगे नहीं है। अगर आप ईपीएस देखेंगे, ईपीएस के मामले में भी काफ़ी पीछे है। हाँ, एनएवी भी देखेंगे, एनएवी के मामले में भी काफ़ी पीछे है, बट रिटर्न ऑन नेट वर्थ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है हुंडई की एज़ कंपेयर टू इनके पीयर कंपनी। अगर मैं आईपीओ की डिटेल्स में आ जाऊँ, आईपीओ में लगभग 7 शेयर्स का आपको ये लॉट मिलेगा। 15 से 17 तारीख तक ये आईपीओ खुला रहेगा। फेस वैल्यू रहेगा इसका 10, लॉट साइज़ 7 शेयर्स का है। अगर टोटल इश्यू साइज़ देखोगे तो आप बहुत बड़ा है, 27,870 करोड़ का लगभग ये इश्यू साइज़ है। ऑफर फॉर सेल है कंप्लीटली, यानी कि मार्केट में अपने इनके प्रमोटर्स मार्केट में ऑफलोड कर रहे हैं अपना सारा शेयर्स। अब अगर मैं बात करूँ रिटेल को, एक लॉट लगाने के लिए ₹13,720 लगाने पड़ेंगे, और मैक्सिमम आप रिटेल कैटेगरी से 13 लॉट लगा सकते हैं। आपको पता होगा, अगर मुझे क्या लगता है, ये वाला जो आईपीओ अगर आप अप्लाई करेंगे तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको मिल जाए। पर सवाल ये आता है, क्या हमें ये अप्लाई करना चाहिए? और करना चाहिए तो क्या सोच के करना चाहिए? तो अगर आप इस जवाब को तलाश रहे हैं, अगर आप जीएमपी को देखेंगे तो खास कुछ है नहीं जीएमपी। ये इंडिकेट कर रहा है कोई खास लिस्टिंग गेन होगा नहीं। और लिस्टिंग गेन होगा भी क्यों? जब आप इंडस्ट्री से काफ़ी महँगा कोई चीज़ को लाएँगे तो वहाँ पे इंडस्ट्री में मतलब पूरा लिस्टिंग गेन का स्कोप खत्म हो जाता है। शैल आई अप्लाई? मेरा आंसर तो रहेगा इसमें नो और बिग नो। क्योंकि वैल्यूएशन जो है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफ़ी काफ़ी इन्होंने प्रीमियम पे रखे हैं। उसके बाद स्कोप है नहीं लिस्टिंग गेन का। अगर मुझे ये शेयर लो लेना ही है लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं इसको सोचूँगा लिस्टिंग के बाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।